हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे, जहां पे हम लोग करने वाले हैं ढेर सारी लर्निंग और ढेर सारी स्टडी। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जिसे सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें सब रटना पड़ता है, फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, बहुत सारे सिंबल मिल जाते हैं, बहुत सारे संकेत मिल जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस मिल जाते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है। वास्तव में आप जो केमिस्ट्री समझते हैं वह तो केमिस्ट्री है ही नहीं। हम समझते हैं कि पदार्थों की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रयोगशाला में हम जो कंपाउंड बना रहे हैं वही केमिस्ट्री है। केवल हम लोग केमिस्ट्री को सीमित कर देते हैं, इसीलिए हम लोग को जो है दिक्कत हो जाता है। लेकिन क्या यह बात इतना ही तक सीमित है? नहीं। केमिस्ट्री आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप सुबह में जब उठते हैं तो उस समय ब्रश करने के लिए जिस टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो भी एक बेस होता है, एक क्षार होता है जो केमिस्ट्री है, जो एक केमिकल है। आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये भी केमिकल की वजह से निकलते हैं। आपके अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं के वजह से निकलते हैं। हम जब जन्म लेते हैं उस समय हमें बहुत सारे टीके दिए जाते हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। उस समय भी जन्म में देखिए, जन्म के समय भी हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। आदमी जब मरता है तो उस समय हम लोग उसके नाक में कर्पूर डालते हैं, और भी घी, और भी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो है और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर भी हम केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। हम हर एक दिन केमिस्ट्री का यूज करते हैं, लेकिन हम इस केमिस्ट्री से अलग रहना चाहते हैं। हम केमिस्ट्री को पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा? हम चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं, फिर भी हम केमिस्ट्री से नफरत करते हैं। हमें केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो आइए आज आपको हम केमिस्ट्री का रियल फील दिलाते हैं। केमिस्ट्री वास्तव में है क्या, इसको आज हम जान लेते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। आज करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री हमारा जीवन है। हमारा जीवन केमिस्ट्री के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हम अपने हर एक क्षण हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, हमारे आसपास अभिक्रियाएं होती है। हम जो भी पदार्थ यूज करते हैं वो सारी केमिस्ट्री की बनी ही तो होती है। हम बीमार पड़ते हैं, हम जिन दवाइयों का उपयोग करते हैं वो भी तो केमिस्ट्री की बनी होती है। या हम जो भी पदार्थ यूज करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कि आप सोचे हैं कभी कि वो रंग बिरंगे जो कपड़े हम पहनते हैं वो रंग बिरंगे दिखते किसके कारण हैं? वो भी केमिस्ट्री के कारण दिखते हैं। कपड़ों को रंगा कैसे जाता है ये भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम लोग डेली यूज में जो खाने में मसाले प्रयोग करते हैं वो भी तो केमिस्ट्री के कारण आते हैं। क्या केमिस्ट्री केवल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है? नहीं, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है। हम इसको सब्जेक्ट बनाकर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में आता है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा साइंस का पार्ट है जो साइंस को जोड़ करके रखता है। इसलिए केमिस्ट्री केवल केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री एक केंद्रीय विज्ञान है, सेंट्रल साइंस है। केमिस्ट्री क्या है? एक सेंट्रल साइंस का काम करता है, जो बहुत सारे साइंस के पार्ट्स को जोड़ के रखता है। अब इसको सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जोड़ के रखता है, ज्वाइन करके रखता है। किसको ज्वाइन करके रखता है? ये भू विज्ञान को ज्वाइन करके रखता है, जियोलॉजी को, यानी भू विज्ञान को जोड़ करके रखता है। यह किसको और जोड़ के रखता है? यह खगोल विज्ञान को जोड़ करके रखता है, यह भौतिक विज्ञान को जोड़ करके रखता है, यह भौतिक विज्ञान को जो है, भौतिक विज्ञान में भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इन सबको जोड़ करके रखता है। हमारे पदार्थ विज्ञान को जोड़ करके रखता है, हरित विज्ञान को जोड़ करके रखता है। ये सभी एक ऐसा साइंस है का पार्ट है केमिस्ट्री, जो सबको जोड़ करके काम करता है। यानी ये एक सेंट्रल साइंस है। साइंस का एक ऐसा मात्र पार्ट है जो सेंट्रल साइंस है, जो सबको जोड़ करके काम करता है। यह क्या है? एक
आधारभूत विज्ञान है, फंडामेंटल साइंस है, जिसके बिना हम विज्ञान की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर केमिस्ट्री ना हो तो साइंस संभव ही नहीं है, हमारा जीवन ही संभव नहीं है। हम हमारे जो भी लेवासी जो है, लेवासियों को पहचानते हैं ना आप, केमिस्ट्री के पिता हैं, वे कह कर गए थे, एक बात बोल कर गए थे, क्या कि आवर लाइफ इज केमिकल प्रोसेस। हमारा शरीर जो है ना, हमारा जो जीवन है वह केमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप हुआ है। केमिकल प्रोसेस मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं से हम आज बोल पा रहे हैं, ये भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के इस कारण हो रहा है। आपके शरीर में आप भोजन पाचित होता है, वो भी एक केमिकल की वजह से होता है, जिसको एंजाइम कहते हैं। हमारा दिमाग काम कर रहा है, वो भी केमिकल की वजह से कर रहा है, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आप खाना खाते हैं, वो भी एक केमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप जो आपके शरीर में ऊर्जा देते हैं, आप श्वास लेते हैं, वो भी तो केमिकल प्रोसेस है। हमारे जीवन में जितनी सारी घटनाएं हैं जो हो रही है, वो एक केमिकल प्रोसेस के कारण होती है कहीं ना कहीं। तो ये सब केमिस्ट्री है। अब जानते हैं कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या देंगे हम। तो एक तो डिफिनीशन हो गया कि हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों के बारे में, उन पदार्थों की संरचना के बारे में, वे पदार्थ किससे किससे मिलकर बने हैं इसके बारे में, वे पदार्थों के गुणधर्म क्या है, उनके कलर क्या है, कलर किस कारण है, और पदार्थ को रूपांतरित कैसे होगा, उसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इन सब बातों का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं। कहने का मतलब है कि पदार्थों के गुणों का, पदार्थों की संरचना का, पदार्थों का संघटन का, पदार्थों में जो कण के बीच बल है, उन सब का जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको हम रसायन शास्त्र कहते हैं, उसको रसायन विज्ञान कहते हैं, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, या उसको हम केंद्रीय विज्ञान कहते हैं, या उसको आधारभूत विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप यह दे सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, अगर किसी भी पदार्थ का हम छोटे स्तर पर यानी कि अणु के स्तर पर, परमाणु के स्तर पर, क्रिस्टल के स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसको हम केमिस्ट्री कहेंगे। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर को अगर हम तोड़ते जाएं एक बहुत ही छोटा कण मिल जाए, ऐसा छोटा कण जिससे कभी छोटा कण ना हो और उसी छोटे कणों से मिल के बना हो ये मार्कर, उस कण के बारे में जो अध्ययन करेंगे, उस कण का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, उस कण के गुण का अध्ययन करेंगे, इसी को तो केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे बर्फ पानी में पिघल जाता है, पानी जो है वो जलवाष्प बन जाता है, कभी कभी जलवाष्प फिर से पानी में बदल जाता है, द्रव बदल जाता है। इस सारी अवस्थाओं के परिवर्तन हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सबको कहाँ पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये है केमिस्ट्री। ये जो है केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, आज हमारे दैनिक जीवन में, उद्योगों में, आज पूरे विश्व में केमिस्ट्री ही तो है। ये जब संसार की जब रचना हुई तो संसार में कुछ नहीं था। बिग बैंग की थ्योरी कहती है कि संसार में केवल कण थे, छोटे छोटे अणु थे, परमाणु थे। ये अणु और परमाणु जो है आपस में मिलते गए, मिलने से जो है एक बड़े कण का निर्माण हुआ। धीरे धीरे सूर्य का, पृथ्वी का और भी कई सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ये किसके फलस्वरूप हुआ है? ये एक केमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप हुआ है। और जब इस पृथ्वी का अंत होगा तब भी यह सारी सृष्टि टूट कर जो है एक छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएगा, तब इस सृष्टि का अंत होगा। यानी हम कहीं ना कहीं चारों तरफ केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। हम अपने दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का यूज करते ही करते हैं। अब जान लेते हैं कि केमिस्ट्री वर्ड जो है आया कहाँ से है। क्या यह एक केमिस्ट्री जो वर्ड है ना, वो केमी नामक वर्ड से निकला है। केमी क्या है? इंग्लिश वर्ड है। अब केमी वर्ड आया कहाँ से है? ये वर्ड आया है कीमिया से। ये वर्ड आया है कीमिया से। कहीं कीमिया ऐसे लिखा होता है, कहीं ऐसे। एक कीमिया जो वर्ड है ना, एक यूनानी वर्ड है, यानी कि ग्रीक वर्ड है। कीमिया जो है एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है धातु निर्माण की, धातु को बनाने की एक यूनानी तकनीक है।
धातु निर्माण की एक यूनानी तकनीक है। यूनान में इसका मतलब होता है धातु निर्माण की एक यूनानी तकनीक। और दूसरा एक और मतलब है कि दो पदार्थों को परस्पर मिलाना, दो पदार्थों को परस्पर मिलाना। ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अब सब लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं परस्पर मिलाना। ऐसा भी माना जाता है कि केमिस्ट्री जो वर्ड है ना वो कीमिया वर्ड से आया है, और इस कीमिया का इजिप्ट में इस कीमिया का मतलब होता है वहाँ का ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। और सबसे पहले हय्यान थे, हय्यान में जो है इसी काली मिट्टी से ऐसा माना जाता है ब्लैक है जो हय्यान थे। हय्यान कौन थे? हय्यान जो थे इनका जन्म हुआ था 8721 में और मृत्यु हुआ 813 में, इसी के आसपास ये थे। तो ये क्या किए कि इजिप्ट की मिट्टी से वहाँ की मिस्र जो थी वहाँ की मिट्टी जो है काली हुआ करती थी, और उसी से सबसे पहले ये वहाँ पर जो है जादू के रूप में इसका प्रयोग करते थे। उस मिट्टी से जो है कई तरह के रिएक्शन दिखाते थे वहाँ पे इजिप्ट में, और इसीलिए वहाँ पर ये कीमिया, इसी को ब्लैक सॉइल ये कीमिया का मतलब होता है, उसी को लोग कीमिया कहा करते थे, इसको हम लोग ब्लैक सॉइल मतलब होता है। ये कीमिया वर्ड ऐसा माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि केमिस्ट्री जो है ये कीम नामक एक चाइनीज वर्ड है, कीम चाइनीज वर्ड है कीम, ये कीम से निकल कर आया है। कीम मतलब क्या होता है? कीम मतलब होता है धातुओं के रूपांतरण की विधि। कीम मतलब क्या होता है? धातुओं के रूपांतरण की विधि। इसका मतलब ये हो गया धातु के रूपांतरण की विधि। कुछ लोग मानते हैं कि ये केमिस्ट्री जो है यूनान में कैसे आई, तो अरबियों द्वारा लाई गई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। अरबी में एक वर्ड है अल्कीमिया। अल्कीमिया, इस अल्कीमिया का मतलब होता है रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, और माना जाता है कि ये अरबी द्वारा ही यूनान में केमिस्ट्री को लाया गया सबसे पहले, और वहाँ से केमिस्ट्री माना जाता है वहीं से केमिस्ट्री उत्पन्न हुई। लेकिन क्या यह केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का इतिहास केवल यूरोप के देशों में ही है या हमारे देश में भी है? नहीं है कि हमारे देश में केमिस्ट्री नहीं थी, हमारे देश में बहुत पहले से केमिस्ट्री थी। आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम तो सुना ही होगा, वही सभ्यता जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, जो सिंधु नदी के किनारे पर थी और जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है बहुत सारे धातुओं का प्रयोग करते थे और बहुत सारे मिश्र धातुओं का भी प्रयोग करते थे। वे कांस्य का प्रयोग करते थे उस समय। अब कांस्य जो है वे पीतल का प्रयोग किया करते थे। ये सब जो है एक मिश्र धातु है, और मिश्र धातु तो आप जानते ही हैं जो दो धातु से मिलाकर बनाई जाती है या उससे अधिक धातु से मिलाकर बनाई जाती है। अब बताइए इन लोग के पास कोई ऐसी तकनीक होगी ना जिसके परिणाम स्वरूप ये उसको जो है मिला देते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोग पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। अब ईंट को पकाने के लिए उनको तो पता होगा ही ना कि दहन प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है ना जी। तो जब ईंट को पकाते थे उस समय उष्मा दे करके, तो उनको पता होगा ना कि ईंट को पकाएंगे तो मजबूत होगा। तो हड़प्पा सभ्यता से ही हमारे देश में जो है, प्राचीन काल से ही, हड़प्पा सभ्यता से ही हमारे देश में केमिस्ट्री रही है। आज से लगभग 5000 साल पहले से रही है। और इसका प्रमाण हम देख सकते हैं। आज से लगभग 1600 वर्ष पहले एक स्तंभ बनाया गया जो अभी दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास है। उसका नाम आप 10th में पढ़े ही होंगे। वो लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ है। ये लौह स्तंभ जो है आज तक, बताइए 1600 साल पहले बनी भारत में, आज तक यह लौह स्तंभ जो है जंग रहित है। अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं कि वह
जो लौह स्तंभ है वो आज तक जंग रहित कैसे है, उसमें जंग क्यों नहीं लगा। हम लोग को इस लोहे में तो 2 साल 3 साल 4 साल में जंग लग जाता है, वह 1600 वर्षों से है, आज तक उसमें जंग नहीं लगा। किसी भी प्रकार की संक्षारण की प्रक्रिया वहाँ पर नहीं हुई। इसका इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, बुद्ध की ताम्र प्रतिमा। ये भी बहुत है, ताम्र से बनी हुई, तांबे से बनी हुई है और बहुत ही पुरानी प्रतिमा है, लेकिन इसमें भी आज तक जंग नहीं लगा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में पहले से लोग केमिस्ट्री जाना करते थे, पहले से लोग समझा करते थे, पहले से लोग ये जानते थे कि किसी भी चीज़ को तपा देंगे तो वह जो है गल जाएगा, अगर ठोस को तपा रहे हैं तो अगर ताप कम करेंगे तो वह जम जाएगा। इन सब बातों को पहले लोग जाना करते थे। हमारे देश में जो रसायन शास्त्र है, भारतीय रसायन शास्त्र के जिनको पितामह कहा जाता है, जिनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उनकी एक पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री। परमाणु की बात की है, अणुओं की बात की है, पदार्थ की छोटी छोटी संरचनाओं की बात की है। इस बुक में बताए हैं वे लाइफ जो है पॉसिबल है, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने लिखा लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री, और यह बात आज भी बिल्कुल खरी उतरती है, पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। भारतीय लोग जो है, भारतीय इतिहास में इसी केमिस्ट्री को रस विद्या कहा जाता था, इसी केमिस्ट्री को रस तंत्र कहा जाता था, इसी केमिस्ट्री को रस शास्त्र कहा जाता था, इसी केमिस्ट्री को रसायन कहा जाता था, इसी केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहा जाता था। अब समझ लेते हैं हिंदी में रसायन का मतलब क्या होता है। क्या लोगों ने ऐसे ही नाम रख दिए या कुछ सोच समझ के इसका मतलब है या नहीं है। हिंदी में केमिस्ट्री को हम रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन विज्ञान। अगर आप इस रसायन विज्ञान शब्द जो है, इस रसायन को तोड़ें तो आपको मिलेगा रस और आयन, रस और आयन। रस का मतलब जानते हैं क्या होता है? रस का मतलब होता है द्रव, और आयन मतलब होता है अध्ययन। किसी भी चीज का अयन करना अर्थात अध्ययन करना, अध्ययन यानी कि स्टडी। और ये द्रव जो है, ये लिक्विड है, एक मैटर का एक स्टेट है, यानी द्रवों का अध्ययन रसायन है, रसों का अध्ययन रसायन है, रसों का अयन करना ही रसायन है। ये है रसायन का मतलब। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जो है पारा को जो है रसराज कहा गया है, और इससे निर्मित इसी से निर्मित विज्ञान को रसायन कहा गया। पारा को रसराज कहा गया है, और इसी से तो पारस पत्थर बना था ना। हाँ, तो पारा से जो है, पारा को रसराज कहा गया है, और इससे पारा से निर्मित पदार्थों के अध्ययन को, पारा से निर्मित पदार्थों के अध्ययन को हम रसायन कहते थे, यानी रसराज का अध्ययन करना। पारा से निर्मित पदार्थों के अध्ययन को रसायन कहा जाता था। रसायन कहा जाता था। और इसका जो शास्त्र था उसको रस शास्त्र कहा जाता था। रस शास्त्र से बना रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, जिसको हम आज केमिस्ट्री कहते हैं। ये आयुर्वेद में भी इस बात की चर्चा है, और हमारा आयुर्वेद तो काफ़ी अपने जीवन पर खरा उतरता है। आयुर्वेद भी केमिस्ट्री को लेकर चलता है। सारे इस साइंस का, टोटल साइंस का सेंट्रल साइंस जो है वो केमिस्ट्री ही है।
आयुर्वेद में केमिस्ट्री का मतलब होता है कि विभिन्न पदार्थों के रहस्यों को समझने की कला। पहले लोग यही सोचा करते थे कि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, हम किससे मिलकर बने हुए हैं, इन सब बारे में लोग सोचा करते थे। तो पदार्थों के अंदर जो रहस्य छिपे हुए हैं उन सबको खोज निकालने की कला को हम रसायन कहा करते थे। आज भी पहले हमारे भारतीय मान्यता थी कि हमारा शरीर हो या कोई भी निर्जीव पदार्थ हो वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक सजीव अथवा निर्जीव हो, सजीव हो या निर्जीव हो, प्रत्येक सजीव अथवा निर्जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। ये पहले हमारे भारतीय मान्यता कि पंच महाभूतों से मिलकर बना है। और हम एक नज़र यूनानी सभ्यताओं पर भी डाले तो वहां से भी हमें प्राप्त होता है कि वो भी बताते हैं कि चार तत्वों से मिले। ये पंच महाभूत कौन थे? तो ये पंच महाभूत थे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये हमारी भारतीय मान्यता थी कि इन्हीं पांच महाभूतों से प्रत्येक पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो चाहे सजीव हो अथवा निर्जीव हो। और यूनानी सब मान्यता पर अगर एक नजर डालें तो वहां भी हमें देखने को मिलता है कि वे लोग मानते हैं कि चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। आकाश को नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोगों को सिमिलरिटी तो मिल रही है ना जी, उन लोगों में और हम लोगों में। तो ये थी केमिस्ट्री उस समय। यहाँ तक लोग सोच लिया किए थी कि अग्नि से मिलकर बना है, वायु से मिलकर बना है। अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वही ना होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, वही ना होता है जिसमें आयतन होता है, जो जगह छेकता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, इसी को ना पदार्थ कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का निर्माण इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, ऐसी हमारी मान्यता थी। और यदि हम रसायन शास्त्र के अंतर्गत लाते, अगर हम किसी अपने शरीर के किसी पार्ट को लेते हैं, मान लीजिए कोई हमने ले लिया कोशिका, हमने कोई पार्ट ले लिया, हमने क्या किया, हाथ की कोशिका को निकाल दिया, अपने शरीर के हाथ की कोशिका को निकालिए। अब ये कोशिका जो है आपको देखने में कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पर होगा केंद्रक, यह क्या है? सेल है। और यहाँ पर जो होगा यह आपको केंद्रक दिख जाएगा। अब क्या किया हमने कि इस केंद्रक को बाहर निकाल लिया। देखिए इससे भी छोटी संरचना होगी। यहाँ पर जो केंद्रक बहुत सारे, यहाँ पर कोशिका में बहुत सारे पदार्थ भी भरे होंगे, बहुत सारी रचनाएं होंगी। तो इस केंद्रक को हम बाहर निकाल लेते हैं। केंद्रक को बाहर निकालेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो है कई सारे केंद्रिका पाई जाती है, और केंद्रिका के चारों ओर जो है, केंद्रिका के चारों ओर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हम पाएंगे ऐसे। तो अब अगर हम इस क्रोमोसोम को देखें तो यह क्रोमोसोम आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। और ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को जब तोड़ेंगे तो यह कुछ आपको ऐसे दिखेगा, यह कुछ ऐसे आपको दिखता है ये क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को अगर तोड़ेंगे तो यह आपको कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसको भी जब तोड़ेंगे तो यह डीएनए में कुछ ऐसे आपको दिखेगा। ये संरचना जो आपको ऐसे दिखती है, ये डीएनए की संरचना तो आप जानते ही हैं, डबल हेलिक्स होता है, यानी डबल सूत्र से मिलकर बना होता है, डबल हेलिक्स संरचना होती है। अब इस डीएनए की संरचना को भी अगर हम डीएनए की पता करें कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, तो हम पाएंगे कि यह H3PO4 से और कुछ बेस से और कुछ साल्ट से मिलकर बना हुआ है। यह अगर हम देखें H3PO4 क्या है, एक केमिकल है, ये बेस क्या है, एक केमिकल है, ये साल्ट क्या है, ये भी तो एक केमिकल है। H3PO4 को तोड़ा जाए तो हम पाएंगे कि हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट है। ये क्या है? एक एलिमेंट है। और इस एलिमेंट के एक एटम को अगर हम लें तो हाइड्रोजन एटम हो गया। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम हो गया। और यह हो गया इसका न्यूक्लियस।
यह हो गया आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में छोटे छोटे प्रोटॉन पाए जाएंगे, इसके बाहर तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना जी, तो यह टूट जाता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। और आगे जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया जाता है, क्वार्क में तोड़ दिया जाता है, इससे भी छोटे पार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक मानव, ये जो है क्या है, एक पार्ट का एक अंग है, इससे एक मानव का, ह्यूमन का निर्माण होता है, यानी जीव का निर्माण होता है। और ये जीव जो है एक पारितंत्र बनाता है, पारितंत्र मिलकर के जो है एक शहर बनाता है, शहर जो है देश बनाता है, देश जो है एक पूरा पृथ्वी हो गया। तो इस पृथ्वी जैसे कई सारे ग्रह होंगे और इस ग्रह मिलकर के एक सौर मंडल बनाते होंगे, और सौर मंडल मिलकर के जो है एक गैलेक्सी, कई सारे सौर मंडल मिलकर के एक गैलेक्सी मंदाकिनी का निर्माण करते होंगे, और कई अरब गैलेक्सी मिलकर के है ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो हम केमिस्ट्री देखेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर इस प्रोसेस को देखें तो इन सब का अध्ययन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सबका अध्ययन हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। इन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अध्ययन हम लोग करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। और यहाँ से ये जो पार्ट है इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं बायोलॉजी में, और इसके आगे का अध्ययन हम लोग करते हैं फिजिक्स में। तो इसका मतलब हुआ कि केमिस्ट्री जो है वह सबसे बिगिनिंग, हमारा जो नॉलेज है, जितनी छोटी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सबसे बिगिनिंग वाला जो पार्ट होता है उसी का अध्ययन करना है। यानी हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, इन सब का पता हम कहाँ से लगाएंगे, केमिस्ट्री से लगाएंगे। इन सबको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि इस केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। डेली लाइफ में बहुत सारे जगहों पर करते हैं। कृषि में इसका उपयोग किया जाता है, औद्योगिक रसायन में उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में हम उपयोग करते हैं। हमारे डेली लाइफ में जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम इसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। दवाओं का उपयोग करते हैं। दवाएं किससे मिलकर बनी होती है, वो भी तो केमिस्ट्री के कारण बनी होती है, और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। तो इन सब जगहों पर हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज हो गया औषधि के रूप में। औषधि के रूप में आप कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर हमारा शरीर का कोई अंग जल जाता है तो उस समय हम बरनोल का उपयोग करते हैं, बरनोल का उपयोग करते हैं, और हम टाइनिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ये सब जो है केमिकल कंपाउंड ही तो है, इन सब का उपयोग करते हैं। और क्या, अगर हमें कोई बुखार हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में डिटॉल का प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। हमारा पेट खराब हो जाता है तब भी हम केमिकल कंपाउंड यानी मेडिसिन का यूज करते हैं। सारी जगह पर केमिस्ट्री का यूज ही तो हम लोग करते हैं। उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, उद्योगों में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पर भी देखेंगे आप तो वहाँ पर भी H2SO4 होता है। सीमेंट में प्रयोग होता है, सीमेंट हम लोग जानते ही होंगे जिप्सम से बना होता है। हमारा POP जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहाँ पर जो हमारे शरीर का कोई अंग टूट जाता है, हाथ या पैर टूट जाता है, उस समय यूज करते हैं, तो वो भी तो एक केमिकल है। हमारे कोई भी कलर है वो एक केमिकल कंपाउंड है, सब जगह केमिकल है, सब जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। हम लोग केमिस्ट्री जो है हमारे इमोशन को भी कंट्रोल करता है। अगर किसी को हंसाना होता है तो हम नाइट्रस ऑक्साइड उसे उसका फुहारा ये दे देते हैं तो वो हंसने लगता है। बेहोश करने के लिए बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन सब में हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। पहले भी लोग किया करते थे। पहले हड़प्पा सभ्यता की बात करें अगर, तो हड़प्पा सभ्यता में लोग फेंस बनाया करते थे, फेंस। अब ये फेंस क्या होता था, से लोग जो है आभूषण बनाने का काम करते थे। आभूषण बनाने में उपयोग करते थे। इसमें क्या होता था, इसमें लोग जो है कांच को, चांदी को,
और शीशा को, तांबा को, इन सबको गला करके और बहुत ही सुंदर सुंदर हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण बनाया करते थे। इतने सुंदर, अब बताइए वहाँ उस समय भी केमिस्ट्री थी हमारी। यूज हम कृषि रसायनों में भी करते हैं, जैसे हम लोग के खेतों में जो है जब भी कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, डीएपी के रूप में उपयोग किया जाता है, यूरिया के रूप में उपयोग किया जाता है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए। हम लोग जो है मच्छरों से बचने के लिए बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं। कोरोना वायरस है, कोरोना वैक्सीन जो है, उस वैक्सीन में जो दवाएं प्रयुक्त हुई है वो भी एक केमिकल कंपाउंड ही तो है। सारी जगह केमिस्ट्री का यूज हम लोग करते हैं, वो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, या हमारे दैनिक जीवन में आरामदायक चीज़ों का क्षेत्र हो, उन सब में हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट की। केमिस्ट्री के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो केमिस्ट्री के तो वैसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट। कितने के नाम मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ नाम जो हम लोग महत्वपूर्ण हैं उनको जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री के पार्ट्स में आते हैं अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, किसको पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड जो भी होते हैं ना, उन सबको छोड़कर जितने सारे कंपाउंड है, जितनी सारी धातुएं हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी कि अकार्बनिक रसायन में कार्बन के कंपाउंड को छोड़कर बाकी सबका अध्ययन, यानी विदाउट कार्बन सारे एलिमेंट आएंगे आपके अकार्बनिक रसायन में, और कार्बन के कंपाउंड को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद है जैव रसायन। जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग माइक्रोब्स का अध्ययन करेंगे, छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री में। डीएनए का अध्ययन करते हैं, जैव अणु का अध्ययन करते हैं, सबका अध्ययन करते हैं। और अगला है विश्लेषणात्मक रसायन, यानी कि एनालिटिक केमिस्ट्री। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग बहुत सारे नमूने लेते हैं, बहुत सारे नमूने लेते हैं, और उनको जो है हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में जाकर जो है उनका विश्लेषण करते हैं। जैसे हम लोग साल्ट एनालिसिस करेंगे 11th और 12th में, और भी सॉइल एनालिसिस करते हैं, सॉइल में कौन से पदार्थ कितने मिले हुए हैं, साल्ट में कौन से पदार्थ किससे अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, इन सबका एनालिसिस करते हैं। कहाँ पर? एनालिटिक केमिस्ट्री में। अगला है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किंग ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप सबको काफ़ी हार्ड लगता है, तो इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में कुछ किसका अध्ययन करेंगे? वैसे सारे रसायनों का अध्ययन करेंगे जिनका उपयोग उद्योगों में होता है, और जो औद्योगिक स्तर पर जिनका उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? भौतिक रसायन में हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के प्रकार के बारे में, पदार्थों की अवस्था के बारे में, पदार्थों के गुणों के बारे में, पदार्थों की संरचनाओं के बारे में, पदार्थों की बनावट के बारे में। हम लोग यहाँ पे परमाणु संरचना पढ़ेंगे, हम लोग मोल की बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, हम लोग स्टेट की बात करेंगे, गैसियस स्टेट की बात करेंगे, फिजिकल सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। इन सबको हम पढ़ेंगे भौतिक रसायन में, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री की बात भी हम यहीं पे करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या सॉल्यूशन हो या काइनेटिक्स एनर्जी हो, इन सब की बात करेंगे हम भौतिक रसायन में। उसके बाद है नाभिकीय रसायन। इसमें हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के नाभिक किससे मिलकर बने होते हैं, उससे ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, कितनी मात्रा में होती है, सबकी बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अगला है कृषि रसायन। कृषि रसायन यानी कि जिसमें हम लोग कृषि से संबंधित सारे सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग कृषि में कौन कौन से रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं, पीड़कनाशी क्या होता है, पीड़क क्या होता है, इन सब का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री यानी कि कृषि रसायन में। अगला है पर्यावरणीय रसायन। इसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। प्रदूषण पढ़ेंगे हम लोग, प्रदूषण कैसे फैलता है, हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किससे किससे मिलकर बना है, उसमें कौन कौन से जैव घटक है, जैव घटक इन सब की बात करेंगे हम पर्यावरणीय केमिस्ट्री रसायन में। अगला है हरित रसायन। इसमें ग्रीन केमिस्ट्री,
आप लोग नाम से तो समझ ही गए होंगे। इसमें हम लोग जो है बहुत सारे हरित क्रांति की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री में। ये हैं आपके केमिस्ट्री के को समझ चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस केमिस्ट्री के पार्ट में। तो आपकी शुरुआत होगी क्लास 11 से। क्लास 11 का फर्स्ट नंबर चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन सब की बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है, पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सम बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। अगला एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, इसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं और स्टेट ऑफ मैटर को, और हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स को, और हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम को, और हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को भी इसी में देखेंगे। ये सब आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री है आपका, और हम लोग क्या देखेंगे, और एक किसके चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। पहला है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अगला है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाओं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो उष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। आगे जाएंगे 12th में तो हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, और क्या पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, सॉल्यूशन को टच देंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, किनेटिक्स की बात करेंगे, और हम लोग इसमें सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बात। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। क्या पढ़ेंगे, 11th में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटॉमिक किस प्रकार बना है, एटम किससे बना है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, सबको हम 11th में पढ़ेंगे। 12th में क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, और पढ़ेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, और किसको पढ़ेंगे हम लोग, एस ब्लॉक को पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे, डी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे हम लोग। पी ब्लॉक एलिमेंट को 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे। हाइड्रोजन को पढ़ेंगे हम लोग, और किसको पढ़ेंगे, और मेटलर्जी पढ़ेंगे हम लोग। और 12th में जाकर जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, उप सह संयोजी रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग। इन सबको पढ़ेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक 11th में और एक 12th में। हाइड्रोजन भी हम लोग को 11th में पढ़ना है। 12th में हम लोग जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे, और मेटलर्जी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ये हो गई आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। और किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग इसमें आईयूपीएसी पढ़ेंगे हम लोग, और क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और क्या पढ़ेंगे, और हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को टच देंगे। इन सबको हम लोग केमिकल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इन सारे टेक्निक्स की बात करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 में। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे हम लोग,
ये सब हम लोग 11th में पढ़ेंगे। अब 12th में क्या पढ़ेंगे? 12th में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन हैलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग। और हम लोग हाइड्रोक्सी कंपाउंड को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड, ईथर वगैरह की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? और बात करेंगे नाइट्रोजिनस कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग। एमीन की बात करेंगे इसमें हम लोग। और किसकी बात करेंगे? और हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? और हम लोग पॉलीमर की बात करेंगे। और हम लोग केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन की बात करेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है आईयूपीएसी पढ़ेंगे हम लोग। कौन से टेक्निक से हम लोग रसायन बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैकेनिज्म पढ़ेंगे रिएक्शन का कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, इसको भी 11th घंटा से देंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। और 12th में जब आप जाएंगे तो हैलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे आप। उसके बाद एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ईथर के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजिनस कंपाउंड यानी कि एमीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, पॉलीमर्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास हर बार नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपकी पढ़ाई होती रहे।